सुमन की शादी जब से हुई है वो अपने ससुराल में टिकती नहीं। ससुराल से ज्यादा वो जब देखो अपने मायके में ही पड़ी रहती है। स्वादिष्ट खाना उसे बनाना आता नहीं, लेकिन खाने में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। एक रोज सुमन अपने मायके आती है। उसे देखकर सरोज कहती है, आओ आओ बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। मैं तुझे फोन करने ही वाली थी। तेरी भाभी ने आज छोले भटूरे बनाए हैं। छोले भटूरे? वो तो मुझे बहुत पसंद है। सुमन के मुंह में पानी आ जाता है छोले भटूरे का नाम सुनकर। तभी तो मैं तुझे फोन करने जा रही थी। रेखा, ओ रेखा, सुमन आई है, उसके लिए छोले भटूरे लगा दे। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ। रेखा भटूरे तलकर छोले के साथ लाकर सरोज को परोसती है। तभी वहां निशा आकर कहती है, मम्मी मुझे तो ना पहले, मुझे भूख लग रही है। इतने में ही पड़ोस की एक औरत आकर कहती है, रेखा पहले बच्ची को दे दे। आंटी जी, दीदी आई है, उन्हें देकर पहले दे दूं? ये तो यही रहेगी ना। निशा अपनी बुआ से कम नहीं है। जैसी बुआ चटोरी वैसे भतीजी छिछोरी। निशा देखती है कि रेखा उसकी बात नहीं सुन रही तो वो जोर जोर से रोने लगती है। मुझे भी खाना है, मुझे बहुत भूख लग रही है। जब बच्ची को इतनी भूख लगी है तो उसके सामने कोई बड़ा कैसे ही खाएगा? सुमन तू तो समझदार है, पहले भतीजी फिर बुआ। कोई गलत कहा क्या मैंने? पड़ोसन सुमन की थाली उठाकर निशा को देती है और सुमन का मुंह देखने लायक था। खाने दे बच्ची को। रेखा तू अब सुमन को खाना लगा दे। जी आंटी जी। रेखा फिर से भटूरे तलने चली जाती है। निशा मन ही मन खुश होती है। बहुत दिन बुआ आपने मुफ्त की रोटियां तोड़ी है, अब मैं आपको खाने नहीं दूंगी ऐसे। औरत सरोज से बात करने लगती है और कहती है, सरोज भटूरे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या खुशबू है भाई? अरे तो तू भी खाना, बहू ने बनाया है। रेखा तेरी भी तो बहू है, हुक्म देकर बोलो उसे तेरे लिए भी भटूरे लगाए। हाँ सो तो है, लेकिन मैं बोलती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। रेखा पहले आंटी के लिए भटूरे लगा, सुमन थोड़ी देर बैठ जाएगी। जी मम्मी जी। रेखा छोले भटूरे पड़ोसन को देती है और सुमन मुंह देखती रह जाती है। भाभी मुझे दोगी या नहीं? बस दीदी अभी लाई। सुमन मन ही मन गुस्सा करने लगती है। आज पता नहीं किसका मुंह देकर घर से निकली थी, खाना मुंह तक ही नहीं आ पा रहा है। अरे बेटा शांति रख, बहू के दो ही हाथ है, बेचारी कर तो रही है। इतने में रेखा सुमन के लिए छोले भटूरे तैयार करके ले आती है। सुमन के मुंह में पानी आ जाता है। भाभी यार आप बिना प्याज और अचार नहीं दिया। भटूरे बिना प्याज अचार के कैसे अच्छे लगेंगे? हाँ दीदी अब भी लाती हूँ, जल्दी जल्दी मैं भूल गई। रेखा अचार और प्याज लाकर देती है और सुमन चटकारे ले लेकर खाती है। सुमन खाली चटकारे ले लेकर खाती रहेगी या कभी हमें भी कुछ खिलाओगी? खिलाने का क्या है, अभी ले चलती हूँ सबको रेस्टोरेंट। पूछ लो निशा से, जब भी आती हूँ उसे बाहर खाने पर ले जाती हूँ, है क्या निशा? हाँ बुआ हमेशा मुझे बाजार ले जाती है, कभी चाउमीन मंचूरियन ठेले पर खिलाती है तो कभी पुचके। आज तो मुझे बोला है बुआ ने कि मुझे पिज्जा खिलाने ले जाएगी। हाँ तो ले ही जाऊंगी। सुन लिया आंटी जी आपने, ऐसे मैं खाती नहीं हूँ, जितना खाती हूँ उससे ज्यादा खिला देती हूँ। पड़ोसन चली जाती है। उधर निशा खुश हो जाती है और सुमन भटूरे खाती है। भाभी बहुत अच्छे बने भटूरे, कल आप ना डोसा बना देना, आपके हाथ के डोसे की बात ही अलग है। ठीक है बना दूंगी मैं। सुमन कमरे में चली जाती है। मन खुश हो गया मेरा आज खाना खाकर, अब मैं महीने भर इसी तरह खाना खाऊंगी भाभी की छाती पर बैठकर। सुमन सो जाती है और दोपहर के खाने के वक्त उठती है। दीदी खाना खा लीजिए। खाने में क्या है वैसे? ऐसे तो मुझे भूख नहीं है। छोले भटूरे। छोले भटूरे फिर से? भाभी आपको पता है ना मैं एक खाना दोबारा नहीं खाती हूँ, आप कुछ और नहीं बना सकती थी क्या? अरे कैसी बात करी हो सुमन तुम, छोले भटूरे बनाना कोई आसान काम नहीं है, ऊपर से गर्मा गर्म खिलाना सबको। रेखा को घर के साथ साथ बाहर के लोगों को भी खिलाना होता है, एक आदमी कितना ही काम करेगा। आज तक तुमने कभी कुछ बनाया है इस घर में? मैं सब समझ रही हूँ भैया, तुम मुझे ही सुना रहे हो ना, बाहर के लोगों को भी खिलाना होता है। चिंता मत करो, मैं नहीं खाने वाली हूँ, रात को मैं बाहर ही खा लूंगी और कल चली भी जाऊंगी। एक दिन में ही सबको इतनी दिक्कत हो रही है। कैसी बात करिए तू, मैं ये नहीं बोल रहा था, तू गलत समझ रही है। अरे रहने दो, एक मेरे खाने से काम बहुत बढ़ जाता है ना तुम्हारी बीवी का, कल से देखती हूँ उन्हें कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा मेरा। सुमन गुस्से में अपने कमरे में वापस चली जाती है। इधर बिना बात के बात बढ़ने से रेखा टेंशन में आ जाती है और खुद से कहती है, छोटी सी बात में दोनों भाई बहन में खटास आ गई है, दीदी को कैसे मनाऊं, क्या करूं ऐसा जिससे वो खुद ही नॉर्मल हो जाए, वरना घर का माहौल तो इसी तरह खराब रहेगा।
रेखा झट से रसोई में जाती है और एक तरफ ढोकले तो दूसरी तरफ गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े तलने लगती है। खुशबू सुमन के नाक तक पहुंच जाती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है भाभी कुछ स्पेशल बना रही है। क्या बना रही है कुछ पता तो चले। खाने का मन भी हो रहा है लेकिन कैसे खाऊं। सुमन खाने के लिए छटपटाने लगती है, लेकिन अभी अभी ही लड़ाई होने के कारण वो कमरे से निकलती नहीं। उधर रेखा सुमन के कमरे से निकलने का इंतजार करती है। बहुत देर तक सुमन के ना निकलने पर रेखा निशा से कहती है, निशा, बुआ को कैसे मनाया जाए, कोई उपाय है क्या? अरे मम्मी बस इतनी सी बात, तुम रुको अभी देखो मजा। अपनी चटोरी बुआ को कैसे मनाया जाता है उनकी छिछोरी भतीजी बखूबी जानती है। निशा अपनी खाने की प्लेट लेकर सुमन के कमरे में चली जाती है और वहीं बैठकर खाने लगती है। सुमन की नजर ढोकले और प्याज के पकोड़े पर टिक जाती है। बुआ अब भी खा सकती हो? नहीं, मुझे नहीं खाना। जाकर अपने बाप को ही खिला दे। एक मेरे खाने से भाभी का काम बढ़ता है ना। अब जब ढोकले और प्याज के पकोड़े बनाए तब लगता है उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्या हुआ, ये सब बात से ना खाने का स्वाद खराब हो जाता है। वैसे आप मेरे साथ खा रही हो, किसे पता चलेगा? सुमन पहले तो नखरे दिखाती है, फिर कहती है, ठीक है खा लेती हूँ। सही बोल रही हो तुम। वैसे भी मेरे बाप का घर है, मुझे खाना खाने से रोकने वाला कौन है? वही तो, खाओ ना बुआ खाओ। अच्छा वैसे रात को ना हम पिज्जा के साथ मोमोज और पानी पूरी भी खाएंगे, मुझे बहुत पसंद है पानी पूरी। उतरे हुए मुंह से सुमन कहती है, ठीक है खा लेना। अब मैं तुम्हारी माँ की तरह थोड़ी ना हूँ किसी के खाने को रोकूंगी। अरे नहीं बुआ, मैं अपने पैसे से खा लूंगी, आप ये मत सोचना कि मैं आपके ऊपर बोझ बनूंगी। अरे नहीं नहीं, इसमें बोझ कैसा। सुमन अंदर ही अंदर चिड़चिड़ाने लगती है और निशा खुश हो जाती है। सुमन फिर निशा के साथ खाने लगती है। प्याज के पकोड़े का कोई जवाब नहीं है ना, मुझे बचपन से प्याज बहुत पसंद है। ढोकले भी टेस्टी है। निशा जाकर 4-5 पीस और लेकर आना। ले तो आऊंगी बुआ, लेकिन आप इतना खा लोगी? अरे हाँ यार तू जा तो। नहीं नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा था आपको भूख नहीं है। वैसे खाना है तो खाओ, आपका ही घर है। सुमन का मुंह बन जाता है और निशा ढोकला लेने बाहर चली जाती है। बुआ तुम्हारी छिछोरी भतीजी बहुत तेज है। तुम क्या सोचती हो तुम इसी तरह यहाँ खाकर जाओगी और मैं कुछ नहीं कहूंगी? तुमसे ही सीखा है मैंने कैसे किसी का इस्तेमाल किया जाए। निशा ढोकले लेकर कमरे में चली जाती है और दोनों बुआ भतीजी खा पीकर अपने काम पर लग जाती है। निशा सोने चली जाती है और सुमन फोन पर लग जाती है। उधर रेखा सरोज से कहती है, साल भर में 6 महीने आपकी बेटी यहीं बैठी रहती है। उसकी शादी क्यों की? कंवारी रहती तो कम से कम घर के काम में हाथ तो बटाती, वरना भी तो बस मालकिन की तरह बैठी ऑर्डर फरमाती रहती। एक हम है जो अपने मायके जाने से पहले इतना सोचते हैं और वहां जाकर भी अपनी भाभी के काम में हाथ बटाते हैं। अरे बहू, मैं तो खुद ही सुमन से दुखी हो गई हूँ। कंवारी में भी वो कभी कोई काम नहीं करती थी, बस उसे खाना आता है। अरे कम से कम शादी के बाद 6 महीने तो ससुराल में रहती है, वरना अगर कंवारी रहती तो साल भर यहाँ बैठी हमारा खून पीती रहती। कंवारे में उसने कभी 1 गिलास पानी तक नहीं पिलाया मुझे, इसलिए मैंने उसकी शादी जल्दी कर दी थी। ठीक किया माँ जी आपने। मुझे तो डर लगा रहता है अपनी चटोरी बुआ को देखकर उनकी भतीजी भी उन्हीं की तरह नाम बन जाए। वो भी अगर शादी के बाद अपने मायके आकर बैठेगी तो उसकी भाभी कैसे झेलेगी? हमारी तरह अब की बहुएं नहीं होती, कितनी भी परेशान रहती हो लेकिन आए गए का स्वागत करे। आजकल की बहुएं इतनी एडवांस हो गई है कि अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, अपनी ननद की क्या ही करेगी। जब निशा की भाभी उसे खरी खोटी सुना देगी तो बेचारी मेरी बच्ची के दिल पर क्या बीतेगी। तुझ पर सुमन का भूत चढ़ गया क्या? कैसी बातें कर रही है तू? अपनी निशा बहुत तेज और समझदार है। निशा अपनी बुआ के साथ बाकी लोगों को भी देख रही है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मेरी निशा छिछोरी होती जा रही है, देखिए कैसे सबकी खिंचाई करती है, खास करके अपनी बुआ की। अरे फिर तो कोई बात नहीं है, वो खुद ही सब संभाल लेगी। जो अभी अपनी बुआ पर भारी है, सोचो उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकेगा। दोनों सास बहू हंसने लगती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। उधर शाम होते ही निशा तैयार होने लगती है तो रेखा कहती है, कहाँ जा रही हो मैडम जी? क्या कहाँ जा रही हो? बुआ के साथ खाने पीने। अच्छा ठीक है जाओ। निशा और सुमन खाने पीने के लिए बाजार निकल जाती हैं। थोड़ी दूर चलते ही सुमन के पैर में दर्द होने लगता है। अरे पापा बाजार कितनी दूर हो गया है, जितना खाएंगे नहीं उतना निकल जाएगा पहले ही। बुआ बाजार दूर नहीं है, तुम मोटी हो गई हो ये बोलो। अब वजन कम करो वरना पता चला खाने पीने की उम्र में ऊपर चली गई तुम। तेरे मुंह में गोबर कुछ भी बोलती है। अब छठ से कोई रिक्शा ले वरना मैं यही बेहोश हो जाऊंगी, तुझे फिर खाने को भी नहीं मिलेगा। क्या बुआ आप भी ना कैसी हो, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती हो। अरे लाती हो ना रिक्शा।
निशा तुरंत एक रिक्शा रुकती है और दोनों बुआ भतीजी उस पर बैठ जाते हैं। सुमन मन ही मन सोचती है, निशा बिल्कुल अपनी माँ की तरह छिछोरी है। मेरी मजबूरी है, इसे लाना पड़ता है, वरना मुझे एक आंख नहीं भाती ये। इधर निशा मन ही मन सोचती है, खाने के चक्कर में इन्हें झेलना पड़ता है। सब मुझे इसके साथ देखकर क्या ही सोचते होंगे, क्या ही इज्जत रहेगी मेरी। इतनी सुंदर और स्लिम ट्रिम लड़की के साथ कैसी मोटी औरत घूम रही है। खाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है निशा। इतने में सुमन पानीपुरी वाले को देखकर कहती है, और रिक्शे वाले भाई रुक जाओ, हमें उतार देना यहीं। ठीक है बहन। उतरकर दोनों पानीपुरी के ठेले पर खड़ी हो जाती है। भैया एकदम तीखी चरचरी पानीपुरी लगाना। लगाता हूँ, मेरे यहाँ एक बार खाओगी तो बार बार आओगी। मैं भला कहाँ से आ सकती हूँ, कौन सा मैं यहाँ रहती हूँ। मैं तो बहुत दिनों के बाद आई हूँ। ये मेरा मायका है, साल में मुश्किल से एक बार आती हूँ, उस पर भी लोगों की आंखों में चुभता है। बुआ खाने भी दोगी या यही सब बात करोगी? हाँ खिलाओ भाई। निशा और सुमन पानीपुरी खाती है और 100 रुपए का खाने के बाद पानीपुरी वाला कहता है, और खिलाओ क्या, 100 रुपए का हो गया है। क्या 100 रुपए का हो गया? इतना तो खाया भी नहीं है, सूखा तो एक भी नहीं दिया। 10 में एक तो 100 में कम से कम 10 सूखी तो होनी ही चाहिए। ये कैसी बात कर रही है, मैंने आपको पुचका एक्स्ट्रा ऑलरेडी खिला दिया। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो। इतने में बगल में एक पुचका वाला आकर अपना ठेला लगाता है। आप यहीं रहती हो क्या बहन जी? हम तो लगाने ही जा रहे थे, अपना ठेला हमारे पास खा लेते। बढ़ाना, तुम मुझे रोज देखते हो, जो कह रहे हो आप यहीं रहती हो। अब तो हम यहाँ कभी पानीपुरी खाएंगे नहीं, सूखा खिलाने में इनकी नानी मरती है। बुआ कैसी बात कर रही हो, एक सूखी के लिए इज्जत काहे दे रही हो? अरे 10 सूखा तो बनता है ना कायदे से, 100 का खाया है, कैसे छोड़ दूं? तब आप यहीं बैठे रहो सूखे के लिए। उसे बोल दिया ना खिला दिया एक्स्ट्रा, फिर भी ऐसा कर रही हो। आपके यहाँ तो 10 के 3 खिलाते हैं, यहाँ कम से कम 5 तो खिला रहा है। दीदी मैंने 6 खिलाया, अब कहाँ से एक्स्ट्रा लाऊं? अरे बुआ पैसा देना है तो दो, नहीं तो मैं दे रही हूँ, और फिर कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ में। सुमन ने झट से पैसे निकाल कर दिए, क्योंकि उसे लगता है कि आज अगर निशा ने घर जाकर कुछ कहा तो इसकी इज्जत क्या रह जाएगी। निशा अपने छिछोरेपन पर आ जाती है और मन ही मन कहती है, एक पापड़ी में जान निकल रही थी बुआ, अब इनका हार्ट फेल ही करवा के मानूंगी। निशा सुमन से कहती है, बुआ यहाँ ना पिज्जा हट खुला है, वहां चलते ना, और अगल बगल में बहुत सारे चाइनीज रेस्टोरेंट भी है। हाँ चल, मुझे क्या है, तू जहाँ कहेगी वही चल लूंगी, खाना ही तो है। बुआ आप रिक्शा रुकी, मैं अभी आई। ठीक है। निशा साइड होकर अपनी सहेली मोना को फोन करती है। मोना तुझे मेरी बर्थडे की पार्टी चाहिए थी ना, तो फिर सब सहेलियों को लेकर पिज्जा हट पहुंच जा। अच्छा बस हम अभी आए। निशा और सुमन पिज्जा हट जाने के लिए निकलते हैं। उधर जैसे ही सुमन और निशा पहुंचती है पिज्जा हट, मोना निशा की 5 सहेलियों के साथ खड़ी रहती है। उन्हें देखकर सुमन का कलेजा पकड़ लेता है। इतने में ही सुमन कुछ कहती है, उससे पहले मोना कहती है, बुआ जी कैसी हैं आप? मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपने हमें निशा की बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया है। हाँ बुआ जी, हम तो सोच ही रहे थे आने का, अच्छा वो आपने बुला लिया। चलो चलो ऑर्डर करते हैं, मुझे तो क्रेविंग हो रही है। निशा अपनी सहेलियों के साथ जाकर बैठ जाती है। सुमन के कलेजे पर सांप लौटने लगता है। वो खुद से कहती है, अच्छा बड़ा चूना लगाना चाहती है ये छिछोरी लड़की मुझे। अब से मैं कान पकड़ती हूँ, कभी नहीं आऊंगी मायके। बाप माँ उसके अलग है और बेटी तो सबकी माँ है। जितना का खाऊंगी नहीं उतना तो निकल जाएगा। कान पकड़ती हूँ, कभी नहीं आऊंगी मैं। उधर निशा बहुत खुश होती है। सुमन भी सबके साथ जाकर बैठती है। अरे तुम लोग किसका वेट कर रहे हो? ऑर्डर करो ना पिज्जा, जिसको जो खाना है। हाँ भाई करो करो, कौन सा तुम्हारा पैसा लग रहा है? सब ऑर्डर करते पिज्जा, लेकिन सुमन अपने लिए कुछ नहीं मंगवाती। बुआ जी आपने तो कुछ मंगवाया नहीं, अब तो ऑर्डर कीजिए। अरे नहीं, तुम लोगों से मैं थोड़ा बहुत ले लूंगी, मेरा पेट भरा है। होस्टी कुछ ना खाया, ये कौन सी बात हुई? ऐसे भी आपने क्या खाया? मैंने पानी पूरी खा ली है, पेट में जरा भी जगह नहीं है। अब मेरी उम्र हो गई है ना, तुम लोग बच्चे हो, खाओ खाओ। चिटोरी बुआ के मुंह में पानी आने लगता है पिज्जा देखकर, लेकिन बेचारी खा नहीं सकती। वो मन ही मन सोचती है, पहले इतना बिल बना दिया इन्होंने, अगर मैं अपने लिए कुछ मंगवा लूंगी तो बिल और भाग जाएगा। ऊपर से ये लोग अपने लिए और ऑर्डर कर लेंगे। ऐसे नहीं खाऊंगी मैं, हिम्मत ही नहीं है कुछ और ऑर्डर करने की। सब खा पी लेते हैं और फिर जाने लगते हैं। थैंक यू बुआ, बहुत अच्छी पार्टी थी। हाँ बुआ बहुत मजा आया। बुआ फिर आएगी तो फिर चलेंगे। हाँ फिर चलेंगे। अरे चल निशा, बहुत देर हो गई ऐसी। सुमन और निशा अपने घर चली जाती है। जाने के साथ ही सुमन वापस जाने की पैकिंग करने लगती है। क्या हुआ बेटा, तू पैकिंग क्यों कर रही है? कल ही तो आई है। नहीं माँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपना घर भी तो देखना है ना। सुमन पैकिंग करके निकल जाती है। इधर सब अचंभित हो जाते हैं। ये कैसे हो गया?
ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? ये सब मैंने किया है। अब वो आने से पहले 100 बार सोचेगी। इतना खर्चा करवा दिया है कि वो खर्चे के बारे में सोच कर ही चटोरापन भूल जाएगी। छिछोरी भतीजी के जलवे ने चटोरी बुआ के होश उड़ा दिए। अब रेखा आराम से अपने ससुराल में रहती है। माँ, आपको फैमिली कुछ ज्यादा बड़ी नहीं लग रही? सास ससुर जेठ जेठानी ननद दादी सास, इतना बड़ा परिवार। घर है या चिड़ियाघर? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे लोगों के बीच में मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। एक हमारा इतना बड़ा घर है और उसमें रहने वाले हम बस 3। इतनी भीड़ में मेरा एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। मम्मी, आप इस रिश्ते के लिए मना कर दो। अरे बेटा, कभी तो दिमाग से काम लिया कर। तेरे पापा इतने बड़े परिवार का रिश्ता लेकर आए हैं तेरे लिए, और तू ऐसे ही सामने से मना कर रही है। बेटा, इस तरह से ऊपर ऊपर से देख कर रिश्ते को मना नहीं किया जाता। और कौन से 2 भाई जीवन भर चिपक कर साथ में रहते हैं? जब तक तुम्हारी निभे निभाना, नहीं तो बाद में अपने पति को लेकर अलग हो जाना। और जहाँ तक बात रही दादी सास की, अरे इतनी बुजुर्ग हो गई है, कितने दिन की जिंदगी है उनकी। 4 दिन में ऊपर सिधार जाएंगी। बस ये देख कि लड़का और उसका परिवार कितना अच्छा है। यहाँ शादी करेगी तो पूरी जिंदगी तेरी आराम से बीतेगी। माँ के समझाने पर पूजा शादी के लिए हाँ बोल देती है। पूजा बेटा, अपने परिवार की इकलौती बेटी हो तुम, और हमारा इतना बड़ा भरा पूरा परिवार है। खुश तो हो ना इतने बड़े परिवार में शादी करने पर? जी दादी जी, जो रिश्ते मुझे जन्म से नहीं मिले वो शादी के बाद मिलने वाले हैं। ये तो खुशी की ही बात हुई ना। भाई बहन दादा दादी, इन सब रिश्तों की तो मैंने सिर्फ नाम ही सुने थे। आप लोगों के परिवार में आऊँगी तो सारे रिश्तों को महसूस भी कर पाऊँगी। वाह वाह वाह, लड़की बड़ी गुणी और संस्कारी है। मुझे तो बिटिया बहुत पसंद आई। बाकी कृष्णकांत तू अपने दुल्हन से कह दे, वो भी अपनी तरफ से समझ ले। बाद में ये ना कहना बुढ़िया ने फंसा दिया। क्या माँ जी सबके सामने कुछ भी कहने लगती हैं? अरे भाई, पूजा बिटिया वाकई लाखों में एक है, हमें भी बहुत पसंद है। दोनों पक्षों की तरफ से हाँ होने के बाद जल्दी ही पूजा शादी करके कृष्णकांत जी के घर पहुंच जाती है। शादी के बाद देखो बेटा, तुम्हारा गृह प्रवेश, मुंह दिखाए, सारी रस्म की जिम्मेदारी तुम्हारी सास यानी कि मेरी ही है। लेकिन जब तक मेरी सासू माँ यानी कि माँ जी का आशीर्वाद हमारे सर पर है, सभी रस्मों की पहली जिम्मेदारी माँ जी की ही रहेगी। तुमसे भी यही उम्मीद रखेंगे कि तुम बड़ी बहू की तरह माँ जी को सबसे पहले और मुझसे ज़्यादा सम्मान दोगी। जी माँ जी। दादी जी बड़ी खुशी खुशी छोटी बहू पूजा का गृह प्रवेश और मुंह दिखाए की रस्म करवाती है और जी भर के उसे आशीर्वाद भी देती हैं। अभी पूजा की शादी को मुश्किल से 10 दिन बीते थे कि एक दिन जेठानी सास के पास आती है। माँ जी, घर में कितना काम है आप जानती हैं। आप ऐसा करिए ना, पूजा के साथ थोड़ा काम का बंटवारा कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ बेटा ठीक है, मैं पूजा को समझा दूंगी, तुम परेशान मत हो। सास उर्मिला बहू पूजा को बुलाती है। बेटा देखो, घर में दादी जी है, तुम्हारे ससुर जी है, जेठ जेठानी ननद सभी लोग हैं। सबका खाना पीना, घर को संभालना, घर में काफ़ी काम हो जाता है। अब तुम आ गई हो तो दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह मिलजुल कर सब संभाल लो। हाँ जी माँ जी। पूजा अपनी जेठानी के पास रसोई में आती है। भाभी, इतना बड़ा घर है, रिश्ते के समय तो दादी बोल रही थी कि घर में नौकर चाकर है, फिर घर में काम को लेकर इतना बवाल क्यों है? नौकर है लेकिन वो व्यापार में मदद करने के लिए है। झाड़ू पोछा करने के लिए काम वाली आती है, लेकिन उसके बाद भी घर में काम बहुत रहते हैं। मम्मी जी बेहद सफाई पसंद है, सब कुछ चमकता रहे उसके लिए घर को घिसना बहुओं को ही तो पड़ता है। मतलब ये शान और शौकत ठाट बाट सब दिखावा है? यहाँ पूरा दिन नौकरों की तरह घिसना पड़ेगा? जी देवरानी जी, ये ससुराल है, बिना मेहनत किए तो कोई एक गिलास पानी भी नहीं देने वाला, इसलिए अभी से कमर कसकर तैयार हो जाओ। 3 दिन बाद छोटी बहू देखो, हम सोच रहे थे कि तुम दोनों देवरानी जेठानी में कुछ थोड़े बहुत कामों का बंटवारा करते हैं ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देख रहे हैं माँ जी को ना समय से चाय मिल रही है, ना ही उनका कोई काम हो पा रहा है। देखो बेटा, जब तक तुम दोनों शादी करके इस घर में नहीं आई थी ना, बरसों तक मैंने अकेले माँ जी की और इस घर की देखभाल की है। अब तो काम करने वाली तुम 2 जवान लड़कियां हो गई हो। अब तुम दोनों के होते हुए मैं घर के कामों में दखल अंदाजी करूँ, यह भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। माँ जी आप ही बताइए, मेरे पास घर की जिम्मेदारियों की कोई कमी है क्या?
और फिर दादी जी के खाने पीने में थोड़ा परहेज भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं दादी जी का काम करना नहीं चाहती, लेकिन मुन्ना की देखभाल करने के चक्कर में कई बार दादी जी की चीज़ छूट जाती है मुझसे। मैं समझती हूँ बड़ी बहू, तुमने दादी की सेवा करने में आज तक कोई कसर नहीं छोड़ी, इसीलिए अब से मैंने सोचा है कि माँ जी की जिम्मेदारी छोटी बहू को दे देते हैं। घर के काम तुम लोग मिलजुल कर लिया करना। सास की बात सुनकर छोटी बहू अभी तो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन कमरे में आकर अपना गुस्सा निकालने लगती है। माँ को फोन लगाती हूँ। मैं तो इस घर पे शादी करना ही नहीं चाहती थी, मुझे पहले ही पता था इतनी बड़ी फैमिली में यही तमाशा होगा आगे चलकर। लेकिन मम्मी तो मेरी एक सुनने को तैयार नहीं थी। मम्मी ने मुझे इस मुसीबत में फंसाया है, अब वही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगी। मम्मी, बहुत खुशी खुशी मेरी शादी इस घर में कराई थी ना आपने, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, नौकर चाकर है, बंगले वाले है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगी, ऐश करेगी। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मम्मी, कोई ऐश नहीं होने वाली मेरी यहाँ पर। इन लोगों को बहू की नहीं नर्स की जरूरत थी, ताकि घर में जो बूढ़ी सास बैठी है उसकी देखभाल हो सके। मेरी सास खुद तो सुबह सुबह ससुर जी के साथ जाकर गार्डन में बैठ जाती है, और हम दोनों देवरानी जेठानी पूरा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं। अरे घर के काम क्या कम है हमारे लिए कि अब दादी जी की पूरी जिम्मेदारी मम्मी जी ने मुझे सौंप दी। मैं बता रही हूँ मम्मी, मुझसे ये सेवा नहीं होने वाली। अरे रे, ये तो बहुत गलत बात है बेटा। आज के ज़माने की लड़कियां अपने सास ससुर की सेवा करना नहीं चाह रही, अब दादी सास की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और वैसे भी बेटा तेरी जिम्मेदारी अपने सास ससुर की सेवा करना है, दादी जी की सेवा करना तेरे सास ससुर का काम है, तेरा नहीं। और तुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है सबकी नर्स बनने की। तू बस चुपचाप अपने सास ससुर का काम कर, और दादी के काम को देखकर भी बिल्कुल ऐसे बन जा जैसे तुझे कुछ दिखाए सुनाई नहीं दे रहा। जब तेरी सास 4 दिन देखेगी कि तू दादी जी का काम नहीं कर रही, तो खुद ब खुद अपनी सास की सेवा करना शुरू कर देगी। और बेटा ना, इन सासों की आदत नहीं बिगाड़ी जाती। एक बार जो तूने दादी की जिम्मेदारी अपने सर ले ली, सारी जिंदगी घिसते घिसते पागल हो जाएगी, लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगले दिन सुबह पूजा बाकी लोगों की चाय में चीनी डलेगी, और दादी जी की चाय बिना चीनी की बनती है, इसलिए उनकी चाय निकाल कर ही बाकी सबकी चाय में चीनी डालना। यही सही मौका है, पूरी की पूरी चाय में चीनी डाल देती हूँ और कह दूंगी मैं भूल गई थी। पूजा चाय के बर्तन में चीनी डालकर चाय तैयार कर देती है। 10 मिनट के बाद, अरे बेटा सबकी चाय निकाल दी तुमने, दादी की चाय तैयार हुई कि नहीं? माफ़ कीजिए माँ जी, मैं तो दादी की बिना चीनी की चाय निकालना ही भूल गई। अरे पूजा, ऐसे कैसे भूल गई तुमने चाय का बर्तन गैस पर रखा, तभी मैंने तुम्हें याद दिलाया था ना। ये तो सरासर लापरवाही है। बेटा अभी अभी नई नई शादी हुई है उसके, थोड़ा समय लगता है, भूल गई होगी बेचारी। और देखो, बहस करने में समय और अपनी ऊर्जा खर्च मत करो। तुम मुन्ना का दूध गर्म कर ही रही हो, तो ऐसा करो 1 कप दादी की चाय भी रख दो, और जैसे ही चाय बन जाए खुद अपने हाथों से उन्हें देकर भी आना। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। देवरानी जी, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ गई हूँ, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तुमने जानबूझकर दादी जी की चाय नहीं निकाली, क्योंकि जिस दिन से माँ जी ने दादी का काम तुम्हें सौंपा है, तुम्हारी शक्ल पर 12 बजे हुए। ठीक है, अगर कल की आई हुई देवरानी दादी के काम ना करने के लिए बहाने बना सकती है, तो मैंने ही कोई सबकी सेवा करने का ठेका थोड़ी ना उठाया है। अब से मैं भी जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने कमरे में आराम किया करूंगी। और वैसे भी इस पूजा से तो ज़्यादा ही जिम्मेदारी है मेरे पास। बस फिर क्या था, छोटी बहू के आने के बाद तो घर में एक अघोषित युद्ध छिड़ गया था। बड़ी बहू, जो आज तक फिर भी किसी तरह दादी के काम मैनेज कर रही थी, अब उसे भी छोटी बहू से बहस हो गई थी, इसलिए वो भी दादी के कामों से बचने की कोशिश करती। और छोटी बहू तो ठान कर ही आई थी कि उसे दादी से कोई लेना देना नहीं है। परिणाम ये हुआ कि दादी घर में बुरी तरह से इग्नोर होने लगी। डिनर के समय, बड़ी बहू ये क्या बनाया है डिनर में? कोफ्ते तो दादी खाएंगी नहीं, पता है ना उन्हें इतना मसालेदार खाना हजम नहीं होता। माँ जी, मैं तो खाना बनाकर मुन्ना के पास चली गई थी, ये सब आप पूजा से पूछिए ना, वही बताएगी। माँ जी माफ़ करिए, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि दादी के लिए कुछ बनाए कि नहीं, मुझे लगा भाभी ने कुछ बनाकर रखा ही होगा। अरे जाने दे, क्यों हंगामा कर रखा है? मुझे एक रोटी खानी है, दूध से खा लूँगी। देख रही हूँ आजकल ये दोनों बस माँ जी के काम ही भूल जाती हैं, बाकी सब कुछ तो याद रहता ही ना। लगता है ऐसे बात नहीं बनने वाली। अगले दिन, पूजा जाओ थोड़ी देर माँ जी के पास बैठो,
उन्हें कोई किताब पढ़कर सुना दो, नज़र कमज़ोर हो गई है ना, तो वो आजकल कुछ पढ़ नहीं पाती। माँ जी, मेरी आँख में ना कुछ गिर गया है, काफ़ी खुजली और दर्द हो रहा है। इस समय तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। मैं अपने कमरे में हूँ, जैसे ही आराम मिलेगा मैं आ जाऊँगी। बड़ी बहू, ज़रा माँ जी के सर में थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर दे। मैं कल गई थी तो कहने लगी तूने तो बहुत सेवा कर ली, अब बहू को भेजा कर। माँ जी, आप पूजा को बोल दीजिए ना, मुझे तो अभी मुन्ना की मालिश करनी है। मेरे पास समय वैसे ही कम रहता है। पूजा के पास तो फिलहाल कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, उससे कह दीजिए ना आप। हर बार वही घिसा पिटा जवाब। पूजा कहेगी बड़ी से करा लो, बड़ी कहती है छोटी से कराओ। चाहे घुटनों की मालिश करने की बात हो या बालों में तेल लगाने की, दादी के साथ शाम को वॉक पर जाना हो या थोड़ी देर उनके पास बैठकर उन्हें गीता रामायण सुनाना हो, ऐसे छोटे छोटे काम करने में भी दोनों बहुओं को तारे नजर आते हैं। सुनते हैं जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है दोनों बहुओं को सीधी बात समझ में नहीं आ रही। ऐसा करते हैं, कल इन चारों से साफ साफ बात कर लेते हैं। अगले दिन, बेटा तुम्हारे बाबूजी की इच्छा है कि अब वो बिजनेस का काम देखने के लिए दुकान पर जाना बंद कर दें। उम्र हो गई है उनकी भी, सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत की, अब तो बस अपना रिटायरमेंट एंजॉय करना चाहते हैं। बाकी तुम दोनों हमारे बच्चे हो, जब भी मदद की ज़रूरत हो चले आना। पापा मदद करने से कभी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन मम्मी, हमारे पास तो इतनी सारी शॉप है, अभी तक तो सबका मालिकाना पापा के पास था। सारा हिसाब किताब, रुपया पैसा सब पापा ही देखते थे। अब अगर पापा ही दुकान पर जाना बंद कर देंगे तो सब कुछ कैसे मैनेज होगा? बेटा गलत फहमी में हो तुम लोग। पापा का बिजनेस तो पापा का कभी था ही नहीं, वो तो तुम्हारे दादाजी के नाम पर है, और दादाजी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को जाएगी। तुम लोगों को तुम्हारे पापा ने पढ़ाया लिखाया, काबिल बना दिया, बिजनेस चलाना सिखा दिया। अब तुम लोग अपनी अपनी सेविंग और बैंक से लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू करो और अपने जीवन की नई शुरुआत करो। मम्मी, लेकिन अपने घर का इतना बड़ा बिजनेस है, उसे कौन चलाएगा? क्यों देंगे हम अपना बिजनेस ट्रस्ट को? क्योंकि बेटा तुम्हारी दादी को इस घर में कोई ऐसा नज़र नहीं आता जो दादाजी की ये प्रॉपर्टी और विरासत संभाल सके, इसलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को देने का फैसला किया है। करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन है मेरी माँ, लेकिन इस घर में उनके लिए एक कप बिना चीनी की चाय बनवाने के लिए भी हम लोगों को नौकर पर डिपेंड होना पड़ रहा है। 2 वक्त का उनको उनकी पसंद का खाना नहीं मिल पाता। जब से उर्मिला के घुटनों में परेशानी शुरू हुई है, वो माँ को सैर पर नहीं लेकर जा पा रही है, तब से बेचारी माँ अकेले ही छड़ी लेकर सैर पर जाती है। घर में 2-2 बहू हैं, अगर बड़े बुजुर्गों की इतनी सेवा भी नहीं कर सकती और अगर माँ को सेवा नौकरों से ही करवानी है तो फिर मेवा भी उसे ही मिलेगा ना जो सेवा करेगा। इसलिए माँ का कहना है कि सारी प्रॉपर्टी वो ट्रस्ट को देगी ताकि गरीब लोगों का भला हो सके। हैं, यहाँ तो सारी बाजी पलट गई। जिस दादी को हम बूढ़ी और असहाय समझ रहे थे, दादी ने तो सारे पत्ते अपनी मुट्ठी में दबा के रखे हुए हैं। अब अगर दादी ने सच में सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दी ना, तो हम तो बिल्कुल भिखारी बन जाएंगे। इस करोड़ों के बिजनेस को छोड़कर नया बिजनेस शुरू करना तो सरासर मूर्खता है। माँ जी, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं दादी जी की सेवा करने में कोई कमी कर रही हूँ? वो तो जब से मुन्ना हुआ है उसके कारण मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी मैं ना आपसे वादा करती हूँ कि दादी जी की सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि मैं खुद आज ही उनके घुटनों की मालिश के लिए जड़ी बूटी डालकर तेल बनाऊंगी, जिससे उनके घुटने एकदम मजबूत हो जाएंगे। रहने दीजिए जेठानी जी, मुन्ना का तो बस बहाना है। पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर वीडियो देखती हैं। माँ जी, जेठानी जी को छोड़िए, मैं दादी जी की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। मानती हूँ नई नई शादी में घर के काम और दादी जी को समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ आगे से दादी की देखभाल में कोई भी गलती नहीं होगी। दादी इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, हम उनके बच्चे हैं, एक मौका तो मिलना ही चाहिए। हाँ मम्मी जी, एक मौका देकर देखिए, हम साबित कर देंगे कि हम दादी से कितना प्यार करते हैं। अगले दिन, देख पूजा, दादी के लिए बिना चीनी की चाय मैं बनाऊंगी, तू घर के बाकी लोगों की चाय बना। मेरे और दादी के बीच में मत पड़। तुझे तो अभी इस घर में आए हुए मुश्किल से 6 महीने हुए हैं और मैं पिछले 6 साल से इस घर में रह रही हूँ। मेरी जगह नहीं ले पाएगी तू, चाहे जितना मक्खन लगा ले। ऐसा है जेठानी जी, आपकी जगह मुझे लेनी भी नहीं है, क्योंकि मैं भी घर की छोटी बहू हूँ। छोटी बहू किसी मामले में बड़ी सी कम नहीं होती। मुझे तो दादी जी ने देखते ही कह दिया था
मैं ही हूँ वो जिसके सहारे उनका बुढ़ापा कटने वाला है। चाय तो दादी मेरे हाथ की पियेंगी, और वो भी स्पेशल अदरक इलायची वाली। आप जैसी चाय बनाती है ना, उसे पी के तो वैसे भी मूड खराब हो जाता है। देख रही हो कितना प्यार टपक रहा है दोनों बहू का दादी के लिए। देखते जाइए, अभी तो बस शुरुआत है। दादी के तो पाँव धो धो कर पियेंगी अब ये दोनों। आप बस आराम से बैठकर तमाशा देखते रहिए और आनंद लीजिए। लाइए दादी जी, आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ, फिर उसके बाद ना आपको रामायण पढ़कर सुनाऊंगी। अरे बेटा, अभी आधे घंटे पहले तेरी जेठानी मेरे घुटनों की मालिश करके गई है, अब तू चली आई। अरे भाई, इस 80 साल की बुढ़िया को अब क्या 16 साल की बनाकर मानोगी तुम दोनों? दादी, जेठानी जी तो सरसों का तेल आपके घुटनों पर मल गई है, लेकिन मैं जो तेल लेकर आई हूँ ना, उसकी मालिश करवाने के बाद तो आप 16 साल की लड़कियों से भी तेज दौड़ने लगेगी। आपको पता नहीं है, पूरे 16 जड़ी बूटियाँ डालकर बनाया है मैंने इसे। वाह वाह बेटा, खुश रहो, जीती रहो। भाई उर्मिला ने जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो तुम दोनों जैसी हीरे जैसी बहुएं मिली उसे। तुम्हारे इस घर में आने से मेरे साथ साथ उर्मिला का भी बुढ़ापा सुधर गया। गलत फहमी में है माँ जी आप। मैंने मोती दान नहीं किए, प्रॉपर्टी दान करने की सिर्फ धमकी दी है। बस उतने से ही दोनों एकदम तार की तरह सीधी हो गई है। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, कलयुग में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो प्रॉपर्टी जो दादी के नाम कभी थी ही नहीं, उसे अपने नाम ट्रांसफ़र कराने के लिए पूजा और उसकी जेठानी पूरी जान से लग गई थी, और विशेष सुविधाओं का लाभ उठा रही दादी को ये तो पता भी नहीं था कि आखिर घर में चल क्या रहा है। उर्मिला, ये तेरी दोनों बहुओं ने क्या भांग चाट ली है? पूरा दिन दादी दादी करती घूमती है मेरे आगे पीछे। पहले तो इन्हें आवाज़ लगा दो तो ऐसे गायब होती थी जैसे गधे की सर से सींग। माँ जी अभी अकल की कच्ची है ना दोनों, बात समझने में थोड़ा समय लगता है बस। आपकी सेवा में कोई कमी हो तो तुरंत बताइएगा मुझे।